हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जो कि आज का पहला क्लास है। ठीक है, और रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रश्न है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो, क्योंकि केवल और केवल अब आप सभी को रिवीजन ही करना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर भी कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित, सबसे महत्वपूर्ण कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हो। प्राग ऐतिहासिक काल यानी किसी भी घटना क्यों जानने के लिए जब कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो उसे हम उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। याद हो गया। दूसरा जो आपका प्रश्न है, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप उपलब्ध हो। तो बहुत इजीली तरीके से इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके प्राग ऐतिहासिक और इतिहास, यानी प्राग ऐतिहासिक जिसका लिखित विवरण ना हो, और इतिहास क्या है? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि पुरापाषाण काल का दो विशेषताएं बताइए। तो पुरापाषाण काल की क्या दो विशेषताएं हैं? सबसे पहले, इस काल में मानव के जीविका का आधार शिकार था और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, आग का आविष्कार हर बारी पूछता है किस काल में हुआ, तो इसका जो शुरुआत आप कह सकते हो, इसका जो आविष्कार हुआ ये पुरापाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। देखिए 2 से 3 पॉइंट आप बस विशेषता याद कर लीजिएगा। तो नवपाषाण काल की विशेषताएं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, कुत्तों को पालतू बनाया गया, और कृषि का आविष्कार, और कृषि सबसे ज़्यादा इसी काल में उभर कर आया था। तो इस तरीके से यहाँ इस काल की विशेषताएं हो गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम जो तांबा धातु था इसका प्रयोग किया था। प्रश्न 6 है कि सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की क्या लिपि है? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का संबंध है सविता देवता यानी ऋग वेद से। प्रश्न नंबर 8 है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। 9वां प्रश्न है कि 2 महाकाव्यों का नाम बताइए। तो 2 महाकाव्य में एक तो महाभारत, दूसरा रामायण, ये क्या है? 2 महाकाव्य हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए। तो विश्व दुखों से भरा है जो बुद्ध है वो उपनिषद से इस लाइन को प्राप्त किए थे कि जो विश्व है वो क्या है? दुखों से भरा है। 11 आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव, और प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव जी ही हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है? आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए आंसर आ ही गया। 23वें तीर्थंकर जो थे वे पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे वे महावीर स्वामी थे। 13 प्रश्न है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। देख सकते हो, बहुत शॉर्टली और बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हो, और इसी तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 14 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है।
तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। बोध गया क्या है? तो बोध गया क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, बोध गया वह स्थान जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं। अगला आपका प्रश्न है 16, अनिश्वरवाद क्या है? अनिश्वरवाद क्या है? तो अनिश्वरवाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, यानी जो आपका अनिश्वरवाद है वो है क्या? तो अनिश्वरवाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है? समानता है। अगला आपका प्रश्न है कि किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो किन्हीं दो नदी घाटी आप सिंपल बता सकते हो, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई के जनक है। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक है दयाराम साहनी। ठीक है, और उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के जनक कौन है? तो उनके जनक है राखलदास बनर्जी। अगला आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है या इसका अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया का जो सिंपल होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। जहाँ पर मेसो का जो अर्थ होता है वो होता है बीच, ठीक है, यानी मध्य, और जो पोटामिया का अर्थ होता है वो होता है नदी। यानी आप कह सकते हो अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मेसो, दूसरा शब्द है पोटामिया। एक शब्द मेसो का अर्थ है बीच यानी मध्य का भाग, और पोटामिया यानी आप सिंपल कह सकते हो नदी। यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन किन नदियों के घाटी में हुआ? तो फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ? तो ये भी आप सभी को याद होगा, दजला और फरात की नदियों की घाटियों में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया? यानी कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहला किया? तो फ्रेंड, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया। अगला आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने राखलदास बनर्जी ही जानते हैं और ज़्यादातर राखलदास बनर्जी ही पूछता है। इसमें जॉन मॉर्सल भी दे दिया है, तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे कि क्या जॉन मॉर्सल मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित हैं, जॉन मॉर्सल, तो आप बता सकते हो यस। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो इनके जनक हैं वो राखलदास बनर्जी ही हैं। अगला 23 आपका प्रश्न है कि पिरामिड का क्या आशय है? और देखिए, पिरामिड जो संबंध था वो किससे था, किस सभ्यता से संबंधित था? तो मिस्र से ही संबंधित था। तो पिरामिड हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। पिरामिड जो कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें ये मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके 100 यानी लाश को बहुत ही अच्छे से, यानी आप कह सकते हो 3 से 4 वर्षों तक ऐसा लेप लगा के रखते थे कि उनके शरीर, जैसे कि आप सभी को पता है 1 या 2 दिन में उनके शरीर से बदबू आने लगता है। लेकिन जो मिस्र सभ्यता के जो लोग थे उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान था कि मतलब जो राजा मर जाते थे उनके शव को लेप लगाकर प्लस उनके लिए पिरामिड में ही रखते थे, और मैं आप सभी को बताऊं कि 3 से 4 वर्षों तक वैसे ही रहता था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पिरामिड मिस्र की सभ्यता से रिलेट करके हर बारी प्रश्न पूछता है। तो पिरामिड का क्या आशय है? तो राजाओं के मकबरे से। ठीक है, अब देखिए फराहो किसे कहते हैं? तो फराहो किसे कहते हैं? तो जो मिस्र के सम्राट होते थे उनको फराहो की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से? देखिए, मम्मी जो आप लोग अपने मतलब माँ को बोलते भी हैं। ठीक है, तो मम्मी जो शब्द निकल के आया वो मिस्र से ही निकल के आया। और देखिए फ्रेंड्स, मम्मी का जो अर्थ होता है वो इसमें बताया भी गया है, मरा हुआ। ठीक है, यानी मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो मिस्र की सभ्यता से है।
देखिए फ्रेंड्स, मम्मी क्या है, तो शवों के रख रखाव की कला को ही हम मम्मी कहते हैं। देख सकते हो, यानी शव यानी क्या है, मृत शरीर, यानी मृत शरीर के रख रखाव की जो कला होता है, किस तरीके से आप उसको रखते हो, उसको ही मम्मी कहा जाता है। अगला 27 आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के दो देवताओं का नाम बताइए। तो फ्रेंड सिंपल पशुपति की भी पूजा किया जाता था और मातृ देवी का भी पूजा किया जाता था। सिंधु सभ्यता के दो देवताओं के नाम पशुपति और मातृ देवी। 28 आपका प्रश्न है कि मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो होरस और ओशरिस। 29 आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं का नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं का नाम, एक तो शमास यानी सूर्य और इस्तर यानी रक्षक देवी, यानी सूर्य भगवान को वहाँ मेसोपोटामिया में शमास बोला जाता था और इस्तर को रक्षक देवी बोला जाता था। अगला आपका प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था के जो स्तर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। अगला आपका प्रश्न है कि जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम कब दिया गया, यानी पहले जिला परिषद था, अब इसके नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। तो सन 1994 ईस्वी को जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम दिया गया, 1994। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है, देख सकते हो ये टेट 2014 में पूछा था। तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है बुद्ध के देहावसान से। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि 2 पुराणों के नाम बताइए। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराण है, आप बस लिख सकते हो। 37 आपका प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह कौन है। तो फ्रेंड्स, जीवाश्म ग्रह जो है वो चंद्रमा है। 38 आपका प्रश्न है कि पुष्कल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं। तो पुष्कल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं। तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जिसे पुष्कल तारे कहते हैं। पुष्कल की तारे पूछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। तो पुष्कल तारे या कह सकते हो धूमकेतु किसे कहते हैं। तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जिसे पुष्कल तारे कहते हैं। और पुष्कल की तारे पूछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देते हैं। 39 आपका प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा सदैव अमावस्या को ही आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आप सभी को भूलता है। ये तो याद रहता है कि सूर्य ग्रहण किस तरीके से लगता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण आप सभी को पता है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो इसलिए इस तरीके से जो सूर्य का प्रकाश हो जाता है वो ढक जाता है, क्योंकि चंद्रमा उसके बीच में आ जाता है और पृथ्वी को प्रकाश नहीं दिखाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक है, यानी आप सिंपल याद कर सकते हो, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा का आना होता है तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन आप सभी को ये याद भी रखना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को। तो फ्रेंड्स, ये लगता है अमावस्या को। अब किस तरीके से, आप किस ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप रिलेट करो, ठीक है। देखो आप किस तरीके से, तो सूर्य और अमा, यानी जो सूर्य है वो हमेशा अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं, तो अम्मा बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सूर्य हमेशा अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं, तो अम्मा बोलते हैं, क्या, अम्मा। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो बाई चांस आप सभी को एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है, याद तो आप सभी करते हो लेकिन भूल जाता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जब आप बता देंगे सूर्य ग्रहण यानी सूर्य अमा, तो अमावस्या। ठीक, तो एक सिंपल है चंद्र ग्रहण, तो आप सिंपल बता देंगे कि पूर्णिमा। तो उसमें ज़्यादा टफ नहीं है, जब एक आप सभी को पता लग जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है कि
चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, पहले क्या था कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें चंद्रमा ना आकर जो पृथ्वी होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें भी सिंपल यही फंडा है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश है नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। यहाँ पर जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमेशा पूर्णिमा को ही आता है। तो ये आपने देखा सूर्य ग्रहण अमावस्या यानी अमावस्या, और जो आपका चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा को ही आता है, यानी सूर्य एवं जो आपका चंद्रमा है इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। 41 आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? टेट 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 42 आपका प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मंदाकिनी क्या है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं या कहलाता है। 43 आपका प्रश्न है कि आकाश गंगा क्या है? तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी होती है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, जो कि बीटीसी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह क्या है? बीटीसी 2004 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लास्ट आज का 45 क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो फ्रेंड्स, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु। ये बीटीसी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आई होप कि ये जितने भी प्रश्न थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये याद भी होंगे। केवल क्या करना है, रिविजन करना है, ठीक है। और देखेंगे अगर यही क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपके साइंस में भी है, मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करते हो तो सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है 45, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से रिवीजन कर लो और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने जो भी मित्र भाई बहन हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आप सभी को पता है टाइम कुछ चेंज हुआ है, तो 4 बजे क्लास आएगी, उसके बाद 5:30 बजे और रात 9 बजे और रात 10 बजे। तो आप ज़रूर क्लास से जुड़िए। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।